नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार है। आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने हरियाणा के बड़े सियासी दल कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगा दिए, तो बीजेपी ने पलटवार में कहा है कांग्रेस जानती है हारेंगे, इसलिए चुनाव से पहले ही बहाने खोजना शुरू कर दिया है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में बैलेट पेपर की बजाय अब ईवीएम मशीनों से ही चुनाव करवाए जाते हैं। 2 दशक से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन हर चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों पर सवाल भी उठते रहे। हाल ही में महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए। हरियाणा में भी इसी तरह से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर से बेचारी ईवीएम चर्चाओं में है। अब हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लगातार ये मांग की जा रही है कि ईवीएम मशीन की जगह चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं। लेकिन हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फरमान सुनाया और साफ किया कि नगर निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। दरअसल हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह से मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई थी। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की कांग्रेस की मांग खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में कांग्रेस की मांग नहीं मानी गई। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अगुवाई में कल हम लोग चुनाव आयुक्त को मिले थे और हमने मांग की थी कि पूरे देश के अंदर ईवीएम के सवाल उठ रहे हैं और 18 हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट भी डाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी रिट है और चुनाव आयोग के पास ऑप्शन भी है कि वो ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। तो हमारी मांग थी कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और दूसरी हमारी मांग थी कि एससी की रिजर्वेशन है जो वो लगातार कारपोरेशन में घटाई गई है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। परंतु उन्होंने लगता है कि किसी दबाव में आके हमारी बात नहीं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ईवीएम को खराब बताने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी पता है कि ईवीएम ठीक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव में हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं मिली कि वो ईवीएम खराब है, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। ये इसलिए चुनाव आयोग से मिली है कि क्योंकि लोगों ने इनको नकार दिया और चुनाव के बाद में बहाना क्या बनाएं, इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग से मिली है। चुनाव के बाद में जब इनके कैंडिडेट सारे हारने हैं और वो ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए इस तरीके के ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। देखिए, खराबी ईवीएम में नहीं है, खराबी जो इन्होंने 10 साल तक राज किया, 10 साल तक जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश के वो लूटने का काम किया, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया और इनके जो क्रियाकलापों को प्रदेश की जनता को आज भी याद है और इसलिए इनको नकार दिया है। इसलिए कोई बहाना ढूंढने के लिए चुनाव आयोग से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के लिए मिल रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की थी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं राज्य चुनाव आयोग से। विद्रोही जी, मांग को खारिज कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, ईवीएम से ही होंगे निकाय चुनाव, क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। नमस्कार। बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की मांग हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था और उसको मानना या न मानना
हरियाणा निर्वाचन आयोग का अधिकार था। हमने 2 मुद्दे उठाए थे। एक तो भाई बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं, दूसरा जो निगम में पार्षद का जो संख्या है अनुसूचित जाति की, वो पूर्व की तुलना में 2011 की तुलना में घटी है, जबकि आबादी तो बढ़ेगी, तो वो घटनी नहीं चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। अब ये चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, ये उनका अधिकार था। पर ये कहना कि भाई कहीं भी चुनाव नहीं होते, हर जगह ईवीएम से हो रहे हैं, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहां भी नगर निकाय चुनाव 15 दिन पहले ही हुए थे। हमने वहां बैलेट पेपर पर मांग की थी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने हमारी बात मानी और सभी नगर निकाय चुनाव वहां बैलेट पेपर पर हुए थे। अब ये कह देना कि बैलेट पेपर से मांग करना ये है कि भाई चुनाव से भागना है, हार स्वीकार करना है, ये भाजपा की सोच हो सकती है। अब ये भी कटु सत्य है कि बैलेट पेपर की मांग पूरे देश में विपक्ष उठा रहा है और ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, और उसका कारण क्या है कि चुनाव आयोग आंकड़े नहीं दे रहा, और जो आंकड़े चुनाव आयोग प्रसारित कर रहा है उनमें मतभेद है। मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। कल ही महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने बड़ी चालाक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग की शेरोशायरी नहीं चाहिए, हमें चुनाव आयोग से तथ्यात्मक आंकड़े चाहिए। चुनाव आयोग हमको बताए कि महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े, वो कहां से पड़े, उनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है? चुनाव आयोग कह रहा है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा हम आपकी सारे शरीर बहानेबाजी नहीं मानेंगे, हमें बताइए वो 76 लाख के आंकड़े कहाँ हैं, उनकी वीडियोग्राफी कहाँ है। ये हमने नहीं कही, ये 2 जजों की पीठ ने कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट में कही है। सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग तथ्यात्मक आंकड़े देखेगा तो कोई सवाल उठेगा नहीं। अब रहा हरियाणा का चुनाव, अब ठीक है, चुनाव आयोग का अधिकार है, वो नहीं करवाना चाहता बैलेट पेपर पर, तो हम ईवीएम पर लड़ेंगे। और हमने तो पहले ही तय कर रखा है कि भाई जो नगर निगम का चुनाव है और नगर परिषद का है, वो तो हम सिंबल पर लड़ेंगे, और नगर पालिकाओं के हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। भाजपा पहले कहती थी कि हम तो नगर निगम भी, नगर परिषद भी और नगर पालिका भी सिंबल पर लड़ेंगे। स्टैंड भाजपा ने बदला है। अब भाजपा कह रही है कि भाई हम भी नगर परिषद और नगर निगमों का चुनाव लड़ेंगे सिंबल पर, और इसका नगर पालिकाओं का नहीं लड़ेंगे। जो हम नगर परिषद के संदर्भ में कह रहे हैं कि पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये हमारे जिला कमेटियां और जो चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार है वो तय करेंगे। जो सिंबल पर लड़ना चाहते हैं पार्षद का चुनाव, मैं खत्म कर रहा हूँ, वो सिंबल पर लड़ने, जो नहीं लड़े उनकी मर्जी। यही भाजपा का स्टैंड है। भाजपा ने भी यही कहा है कि भाई नगर परिषद के चुनाव जो पार्षदों का है को लड़ना चाहेगा लड़नेगा, ना लड़ना चाहेगा ना लड़ेगा। तो इसमें मतभेद और विरोध और डर कहाँ है? देखते हैं जनता का क्या जवाब देता। ठीक है चौहान साहब, विद्रोही जी हालांकि कह रहे हैं चुनाव आयोग का अपना फैसला है, बैलेट पेपर से नहीं करवाने की बात उन्होंने रखी है, हमारी मांग को नहीं माना गया। लेकिन पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं अशोक अरोड़ा, वो ये कह रहे हैं बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, और यही वजह है कि बैलेट पेपर की मांग को, जो कि हमारी लोकतंत्र में हमें अधिकार की मांग उठाने का, इस मांग को नहीं सुना गया, नहीं माना गया। चौहान जी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, अब मैं मुझसे प्रश्न किया आपने? जी जी, आपसे ही प्रश्न है मेरा। देखिए, कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में ही कहीं ना कहीं आधारभूत अंतर दिख रहा है, वो आपने पॉइंट आउट कर दिया अभी। मूल बात यह है कि कांग्रेस अपनी जो लगातार हार हो रही है अलग अलग चुनावों में, और हार का सिलसिला वो टूट नहीं रहा,
इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भीतर वो अपने बचाव का एक माध्यम ढूंढती है। उसको ईवीएम को चरित्रहीन साबित करके, ईवीएम में गड़बड़ी की बात करके वो अपनी कमजोरी जनता द्वारा लगातार नकारे जाने का जो कांग्रेस का सिलसिला है उसमें अपनी जो उनकी क्षीणता है, उनकी जनता की नब्ज से दूरी है, जनता द्वारा लगातार नकारे जाने का जो कष्ट है उसको छिपाने दबाने के लिए वो बार बार ईवीएम का हल्ला करती है, हर चुनाव में करती है। और उसमें भी मजेदार बात ये होती है कि वही ईवीएम जब उनको कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार उनकी बनवा देती है कांग्रेस की, तब वो आराम से वहां चुप हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति इतना भयंकर अविश्वास है तो उसी ईवीएम मशीन में से निकली हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार को शपथ नहीं लेनी चाहिए थी और कर्नाटक की सरकार को भी इनकी जब वहां बनी तो शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। और जो सांसद इनके जीत करके कहीं से आए, विधानसभा से विधायक चुन करके आए विधानसभाओं में, उनको भी शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये जो मीठा मीठा गड़प गड़प और कड़वा कड़वा थू थू, ये अंदाज राजनीति में खुद कांग्रेस को एक्सपोज करता है। कांग्रेस की अंतर्निहित जो खामियां हैं, भीतरी कमजोरी है, उसको दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसकी पवित्रता और उसके द्वारा होने वाले चुनाव की पवित्रता को मेंटेन करना और उसको साबित करना, ये चुनाव आयोग का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। सीधे तौर पर सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग और उसके मातहत चलने वाले जितने भी चुनाव से जुड़े हुए इदारे हैं वे बिल्कुल निरपेक्ष होकर के स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल तब उठाते हैं जब ये हारते हैं। जब ये जीत जाते हैं तब उन्हें उसी तंत्र में, उन्हीं ईवीएम में, उन्हीं चुनाव अधिकारियों में, निर्वाचन आयुक्तों में कोई खामी कमी दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूं कांग्रेस को ये दोहरा चरित्र, दोगला व्यवहार, इसको बंद करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें खामियां हैं क्या, उसको साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक से अधिक बार सब राजनीतिक दलों को अवसर दिए, खुले चैलेंज देकर के आमंत्रित किया, समय दिया, साबित कर दो, प्रूव कर दो। कभी कोई प्रमाणित नहीं कर पाया। उसके बाद ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए और कहीं से आज तक इस मामले में कहीं कोई राहत वो हमारे प्रतिपक्षियों को नहीं मिली है। अभी हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं विद्रोही जी, वो कह रहे थे महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय है उसने कोई कमेंट किया, कुछ पूछ लिया, चुनाव आयोग को कहीं फटकार लगा दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विद्रोही जी, ये हाई कोर्ट जब दिल्ली में कुछ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस को फटकार लगाता है, जब विपक्ष को राहत नहीं देता ईवीएम मशीन के मामले में, ईवीएम के रोने धोने पर आपको डांट मारता है, कान ऐंठता है कांग्रेस पार्टी के, तब आपको हाई कोर्ट भी कोर्ट करने में मजा नहीं आता। तब आप हाई कोर्ट की भी सुनते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की भी सुनते नहीं है। यही व्यवहार आप देश के सभी संवैधानिक इदारों के साथ कर रहे हैं। बेहतर यह है, वैसे तो जैसे आपने कहा प्रजातंत्र है, आपका अधिकार है, आपके अधिकार का हम भी सम्मान करते हैं। आप चिल्लाइए, रोइए, रुदाली कीजिए, प्रश्न उठाइए, आपको अधिकार है। परंतु कुल मिलाकर इसमें से कांग्रेस की ही छवि और ज्यादा खराब होती है और बेहतर यह है कि आप इश्यूज पर बात करें। बेहतर यह है, जनता आपको क्यों लगातार नकार रही है, आप उन कारणों को ढूंढें। बेहतर यह है कि हरियाणा की कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके प्रवक्ता विद्रोही जी, ये अपनी पार्टी का संगठन तो खड़ा कर ले हरियाणा में, अगर ये चुनाव लड़ना और ढंग से जीतना चाहते हैं। जो पार्टी एक दशक से ज्यादा से अपना संगठन न बना पाई हो, वो पार्टी इधर उधर की बात कर रही है, असली मसलों पर जाना नहीं चाहती, चाहे वो इनके संगठन के आंतरिक मामले हों और चाहे हरियाणा की जनता की नब्ज से हटा हुआ इनका हाथ
और जनता के द्वारा लगातार एक के बाद एक चुनावों में पीटा गया, नकारा गया इनका खूनी पंजा हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। बेटर यही है। विद्रोही जी को कुछ कहना है, साथ ही वो एक बार फिर से बस एक वाक्य, स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस एक बार मुंह की खाएगी और कांग्रेस को एक बार पुनः ईवीएम चिल्लाने का मौका चुनाव परिणाम के दिन मिलेगा। बेहतर यह है कि रुदाली को यहीं खत्म कर दें और ईवीएम को बेचारी को माफ कर दें। उसके चरित्र पर सवाल उठाने के बजाय अपने पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर मंथन करें, आत्मचिंतन करें, भीतर की तरफ झांकें। ठीक है, ओंकार जी को चर्चा में जोड़े उससे पहले विद्रोही जी को कुछ कहना। विद्रोही जी, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। ये जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक का या फिर झारखंड का, जेएमएम में जहां आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कश्मीर की हम बात कर ले, हिमाचल में आप लोगों ने अपनी सरकार बनाई, आप लोग जीते, ईवीएम से चुनाव हुए थे, फैसला परिणाम आप लोगों ने स्वीकार किया। अब हरियाणा में भी क्योंकि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होने जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, अभी मान लीजिए आपके मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, अगर वो जीत कर आते हैं आपके कुछ उम्मीदवार, तो उसे तो आप लोग स्वीकार करेंगे ना, ईवीएम से हुए चुनाव और परिणाम के जरिए जो भी सामने आएगा? देखिए, अगर हमें ईवीएम के चुनाव मंजूर नहीं होते तो हम चुनाव का बहिष्कार करते। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना एक अलग बात है और ईवीएम का परिणाम स्वीकार करना एक अलग बात है। तो भाजपा के साथी तथ्यात्मक रूप से गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर कभी भी कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई। मैं ये बात कहना चाहता था। ईवीएम को लेकर पहली बार अगर कोर्ट में गए हैं तो भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे इनके नेता हैं वो जो पहले वो थे नरसिंह राव जी, जो एमपी है राज्यसभा के, ये लोग गए थे सबसे पहले। कांग्रेस गई थी कोर्ट के अंदर वीवीपैट को लेकर कि भाई वीवीपैट की जो गिनती है वो प्रति विधानसभा जो 2 होती है, बाद में 5 कर दी गई है। उसका हमने मांग की थी कि न्यूनतम 25% होनी चाहिए, उसको लेकर गए हैं। कांग्रेस पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और हरियाणा के चुनाव को लेकर हरियाणा हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ईवीएम को लेकर गई है। इसलिए इनका ये कहना कि भाई कांग्रेस को फटकार लगी, अरे कांग्रेस को फटकार तो तब लगती है जब कांग्रेस कभी गई हो, तो ये तथ्य ठीक कर ले। और दूसरी बात, जितनी बार चुनाव आयोग ने मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप सीधे नहीं जाते तो आपके दोस्त जाते हैं। चलो मैं विद्रोही जी, कांग्रेस के लोग भेस बदल कर भी जाते हैं। आप दर्जन भर लोगों को खड़ा करते हैं अदालतों में। मैं कहूं कि सारा देश जानता है वो किसके लोग हैं। सारा देश जानता है कि आपकी जगह कौन अदालतों में खड़े होकर के इस देश की संवैधानिक इदारों पर प्रश्न खड़े करते हैं। ठीक है, आपकी बात आगे आगे कह रहे डायरेक्ट नहीं जाते तो इनडायरेक्ट किसी को भेज दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है। तो हम साहब इस देश ये भी जानता कि कोर्ट के जज किस तरह भाजपा के भेष में बैठे हुए हैं और तुरंत इस्तीफा देते हैं, भाजपा उनको टिकट देती है, ये भी जानता है। ये उदाहरण है सर। अरे सर, उदाहरण है। देश की अदालतों और न्यायाधीशों पर भी सवाल खड़े करेंगे और आप अब चाहेंगे कि इस देश की अदालतों में सोनिया गांधी को बिठा दिया जाए। आप खड़गे बैठा करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनकर, तब आप निर्णय मानेंगे, तब आप मानेंगे इस देश की अदालतें निष्पक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के एमपीज को जज बना दे सुप्रीम कोर्ट का, चौहान जी, तो विद्रोही जी, आपको बहुत शॉर्ट में जो कहना था वो आपने कह लिया है सर। आपने आपका ये कहना था कांग्रेस पहले नहीं गई, बीजेपी के नेता ही जाते रहे ईवीएम को लेकर और हमें फटकारने लगी है। मैं इनेलो को मैडम एक उदाहरण देके मैं खत्म कर बहुत जल्दी, क्योंकि इनेलो को भी चर्चा में जोड़ना है अभी। एक ही उदाहरण, एक लाइन का, बंगाल के जज ने इस्तीफा दिया, एमपी का चुनाव लड़ा, शेखर यादव ने बीजेपी के कार्यक्रम में गए। अरे कांग्रेस के शासन में किसी न्यायाधीश को कभी एमपी नहीं बनाया क्या, एमएलए नहीं बनाया क्या? अरे कुछ तो अपने भीतर झांक के बोलो। अरे कोई कानून रोकता है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा?
दर्जन दर्जन नाम ऐसे गिनवा दूंगा। कांग्रेस के शासन में रिटायर्ड जजों को चुनाव भी लड़वाया गया, एमपी भी बनवाया गया। होने के बाद बने सर। तोहार खून खून हमार खून पानी, नहीं तोहार खून खून हमार खून पानी। चलिए आप दोनों अभी रुकिए, आप दोनों अभी विद्रोही रुकिए। जी, दूसरे जो ये नहीं गेस्ट चल हैं सकता उनके ये अभी उनको ये भी नहीं जोड़ना चलेगा है। विद्रोही जी, यही ओंकार तो जी, झगड़ा है आपके साथ, दोहरी बातें करते हो। वीरेंद्र जी सुनिए आप अभी। ओंकार जी, आज आप लोगों की बैठक हुई है निकाय चुनाव को लेकर, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? देखिए, निकाय चुनाव पहले भी नैलो लड़ती है, अब भी चुनाव लड़ेंगे। बैठक हुई थी कि सिंबल पर लड़ा जाए या बिना सिंबल के लड़ा जाए, तो अभी 1-2 दिन के बाद इस पे फैसला होगा। अभी हम अपने कैंडिडेट से विचार कर। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने यदि मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर पे हो जाए, देखिए भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की नींव किस पे टिकी है? चुनाव पे। चुनाव अगर निष्पक्ष होगा तो लोकतंत्र कामयाब होगा। चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिफेक्टेड होगा, फॉल्टी होगा, तो लोकतंत्र तो राजतंत्र में बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देता। हाँ, कांग्रेस बार बार ईवीएम का रोना जरूर रोती है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी आई हुई सरकार खोई है, और वो सरकार खोने का मतलब इनकी अपनी गलतियां हैं, गुटबाजी है, संगठन का ना होना है, 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े हो जाना है, गलत बयानबाजी देना है। लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। ज्योति जी, अगर कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ओंकार जी, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी आप बहुत बार डिबेट में जुड़ते हैं, आप ही कहिएगा। आपसे ही एक बात मैं पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी लाइन क्या है ईवीएम को लेकर? आपके अलावा आपकी पार्टी से कोई भी प्रवक्ता कभी ये नहीं कहता कि हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं ईवीएम को लेकर। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद स्पष्ट कर तो मैं चुके हैं। यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों में ये होगा, मैसेज नहीं, ये ध्यान नहीं जाता है क्या टीवी डिबेट्स नहीं, में मैं आपको बता ईवीएम को रहा लेकर हूं। क्या बोलना है? केवल आप ही ज्योति ऐसे जी, हैं, आपके अलावा दूसरे ज्योति जी, प्रवक्ता भी डेली डिबेट क्योंकि मैं करती हूँ, सभी कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस अपनी नहीं, हार का नहीं, ठिकाना नहीं, ईवीएम पर फोड़ रही बिल्कुल है। क्लीन चिट नहीं। आप चौधरी नहीं अभय देते हैं सिंह क्लीन चिट? सुनिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला स्वयं कह चुके हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ठीक है, वो स्वयं कह चुके हैं। और मैं भी ये कह रहा हूं, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो गए तो बीजेपी को दर्द क्यों है? बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपनी कमियां छुपाने के लिए ईवीएम का रोना रोती है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन हम ईवीएम को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते ना। अगर कांग्रेस चाहती है कि निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पे हो, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? नंबर 1। दूसरा, 2 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को रिजल्ट है। अभी अभी सिख समुदाय के चुनाव हुए हैं, हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी के 5 बजे चुनाव खत्म हुए। जिस बूथ पर मशीन रखी थी उसी बूथ पे काउंटिंग हुई, 5:15 या 5:30 बजे हमारे पास रिजल्ट आ गए, और रिजल्ट सर्व मान्य, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब 2 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को रिजल्ट है। ये 10 दिन में क्या ईवीएम को कुछ खिलाया पिलाया जाएगा? क्या ईवीएम में कुछ डाला और निकाला जाएगा? ये बहुत सोचने का विषय है। आप 2 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख 5 बजे चुनाव खत्म हो, 5:30 बजे रिजल्ट दे दो, 6 बजे खत्म हो, 6:30 बजे रिजल्ट दे दो। एक मशीन दो एक बूथ पे, और उसी बूथ का, उसी वार्ड का चुनाव उसी में होना है। वार्ड वाइज रिजल्ट आ जाएगा, एक जगह कंपाइल हो जाएगा। 12 तारीख तक उस ईवीएम को क्यों कैद करके रखना चाहती है बीजेपी? पानीपत वाला भी काउंट कर लीजिए। 9 तारीख को वोटिंग, तो बाई चांस कहीं रिपोल करवाना पड़ेगा तो 10 तारीख को रिपोल होगा। मैं मानता हूं। फिर सारे चुनाव 9 और 10 को क्यों नहीं रख दिए? किस ज्योतिषी ने बोला था कि इनको 2 तारीख को रखिए, उनको 9 तारीख को रखिए? सारे इकट्ठे क्यों नहीं करवाए? क्या मिस मैनेजमेंट है, मिस प्लानिंग है, या इसके पीछे कोई ना कोई इनकी जो चतुराई की गेम है वो खेली जाएगी? चतुराई की गेम किसकी? चुनाव आयोग की या फिर बीजेपी की? चुनाव आयोग कौन है? कहां है चुनाव आयोग? ये बीजेपी तो है। वो तो पहले तो कहते हैं ना सीबीआई सरकार का तोता, ये तो तोता भी नहीं है, ये तो बीजेपी है। अब देखिए, अगर चुनाव आयोग बीजेपी नहीं है तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों निकाला गया? पहले 3 मेंबर होते थे जो जो इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करते थे, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और सीबीआई। इन्होंने कानून बना के सीबीआई को बाहर कर दिया। कौन है चुनाव आयोग? क्या काम कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बीजेपी का तोता भी नहीं है, बीजेपी ही है।
मैं इसको बीजेपी से बाहर मानता ही तो नहीं। भी आपके दो विधायक फिर बीजेपी की मर्जी से चुनकर आए हैं। ये देखिए अगर सारी जो जगह विधायक जो आपके चुनकर आए हैं तो ये बीजेपी की मेहरबानी है। फिर अगर बीजेपी चुनाव करवा रही, खुद बीजेपी ही चुनाव आयोग है, तो बीजेपी ने चाहा कि अभय को इस बार हरा दिया जाए, 2 विधायक आप लोगों के कर दिए जाए, ये बीजेपी की मेहरबानी से हुआ है। मैं बताता हूँ, अगर बीजेपी को सारी जगह ही चोरी कर लेगा, धन्यवाद, प्रस्ताव पारित करिए, पकड़ा जाएगा। एक चोर अगर सारे स्टेशनों में चोरी कर लेगा तो पकड़ा जाएगा। कुछ स्टेशन तो उसे छोड़ने हैं ताकि वो ये बात जो आप कह रहे हैं वो चोर कह सकेगा कि वहां पे अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जीते हैं। ये चोर की शातिरी भी तो हो सकती है। फिर चलो मैं मान गया ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देता, मैं 1 मिनट के लिए मान गया ईवीएम क्लीन चिट है। फिर भी अगर कांग्रेस डिमांड कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बैलेट पेपर पे क्यों ना हो जाए चुनाव, ये कारण बताओ। चौहान साहब, बहुत सारे सवाल हैं इस बार के चुनाव पर, बहुत सारे सवाल हैं, लगभग डेली हम डिबेट भी कर रहे हैं इसे लेकर। लेकिन एक सवाल ये जायज है कि हालांकि अब तो डिनाई हो चुकी है ये मांग, कांग्रेस ने मांग की थी, चुनाव आयोग को डिसाइड करना था। बीजेपी को क्या परेशानी थी कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे कांग्रेस बहाने लगा रही है, कांग्रेस डर रही है चुनाव से, तो आप लोग तो मतलब थे ही नहीं, लूप में ही नहीं थे, कहीं कोई मांग करने वाला था, उसे मांग को मानना है नहीं मानना है निर्वाचन आयोग को करना था। आप लोगों को क्या परेशानी थी बैलेट पेपर की कांग्रेस की मांग से? ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हमें अधिकार है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने का, तो हमने कब कहा कि इन्हें अधिकार नहीं है? मैं तो पहले कह चुका हूं, इनको अधिकार था, अधिकार है, मांगते रहें। निर्णय करना है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को ही करना है, हमको नहीं करना है। परंतु इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी अपनी राय न रखे, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रजातांत्रिक अधिकार कैसे खत्म हो गया भाई? अगर चुनाव की प्रक्रिया की पवित्रता पर कांग्रेस वो भद्दे सवाल उठाती है, अलोकतांत्रिक बोली में, भाषा में सवाल उठाती है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के चरित्र पर भद्दे तरीके से कीचड़ उछालती है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक राजनीतिक दल के नाते दायित्व बनता है कि कांग्रेस को बेनकाब करें। मैं 1-2 सवाल और उठाना चाहता हूं। लोकदल के प्रवक्ता कह रहे थे आपको क्या परेशानी है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ बीच में रोको, को परेशानी या कोई आपत्ति है क्या? रोको इनको, इनकी बारी में मैं बिल्कुल नहीं बोला, मुझे अपनी बात। आपका सवाल आ गया है ओंकार जी कि इनको आपत्ति है क्या? अरे रुक जाओ भाई, पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ, बोले चौहान जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में बैलेट पेपर से कभी चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, पहले होते ही थे। लेकिन जो लोग ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी का दावा करते हुए, झूठे दावे ठोकते हुए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहते हैं, उनको याद कराऊं क्या? इंडियन नेशनल लोकदल अलग नाम से कभी काम करती होगी तब क्या उस समय में बैलेट पेपर के समय में धांधली नहीं होती थी? बैलेट पेपर्स को बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर के बॉक्सेस उठा के दौड़ जाते थे लोग, नहरों में फेंक देते थे, जोड़ों में फेंक देते थे। तमाम तरह की धांधलियां बैलेट पेपर के चुनाव में भी संभव थी और होती थी। ईवीएम आने के बाद अनेक प्रकार की, खास तौर पर बूथ कैप्चरिंग अब संभव नहीं है अब, और कम से कम यह संभव नहीं है कि पेटी की पेटी और पेटियां उठा करके कोई रास्ते में से गायब कर दे। तो ईवीएम ने चुनाव की प्रक्रिया को, मतदान की प्रक्रिया को, मतगणना की प्रक्रिया को डिजिटल करके पारदर्शी और साफ सुथरा बनाया है। धांधली के अवसर वो समाप्त किए हैं और कहीं अगर कोई सवाल उठाता है तो उन सवालों का जवाब लगातार दे रहे देश का निर्वाचन आयोग। इनको सुनाई नहीं देता, सुनता है तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वेद प्रकाश विद्रोही जी चाहते हैं कि इस देश के, रुक जाओ भाई, रुक जाओ ओंकार सिंह,
जैसे वेद प्रकाश विद्रोही जी चाहते हैं कि ओंकार जी इन्होंने बता तो दिया कि डिजिटल हुआ है चुनाव, सरल हुआ है, बैलेट पेपर के टाइम पर बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, तो ये तो अपना तर्क दे चुके हैं ना। मेरी बात ईवीएम के साथ क्यों है? ओंकार जी प्लीज बीच में मत बोले। जादौन जी भी हमारे साथ है जिनकी ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं हो पाई है। आप लोग एक दूसरे के साथ बोलेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। मैं आपको समय दूंगी अगर आपको कुछ कहना भी। मुझे एक बात केवल कहने दीजिए, बोले। मुझे केवल ये कहना है कि जिस तरह वेद प्रकाश विद्रोही जी चाहते हैं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी कांग्रेस के नेताओं और एमपीओ को बना दिया जाए, हाई कोर्ट्स में भी वेद प्रकाश विद्रोही जी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ के जजों की नियुक्ति की जाए, तभी ये मानेंगे कि वहां पर न्याय मिल रहा है। इसी तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाहते हैं कि निर्वाचन आयुक्त बन जाएं, तभी जाकर के चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी। बजाय अपनी खामियां दूर करने के, बजाय जनता का दिल जीतने के, ये इस देश के संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये अंदाज ठीक नहीं है। संविधान हाथ में उठाकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने वाली कांग्रेस को आज नहीं तो कल अपना ये ट्रैक बदलना पड़ेगा, वरना जैसे लगातार पिट रहे हैं जनता के हाथों, आने वाले दिनों में और गहरी चोट इनको पड़ेगी। संवैधानिक संस्थान नियमों कानूनों से, संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हुए। ओंकार सिंह सुन लो जरा, अंतिम वाक्य। संवैधानिक संस्थान चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ओंकार सिंह बीच में मत बोलो, बोलने नहीं दूंगा। फिर वाक्य में अपनी बात कहिए, मैं फिर जादौन जी को चर्चा में शामिल कर रही हूं। मैं एक वाक्य में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबके सब संविधान में दिए गए प्रावधानों से बंधे हुए हैं, कानून के अंतर्गत बने हुए नियमों से बंधे हुए हैं। उन पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले लोगों को अपने चरित्र के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा भी ना करें, भीतर झांक लें, खुद को ठीक कर लें, बजाय संस्थानों, इदारों और तंत्र पर सवाल खड़ा करने के। मेरा सुझाव है, मानना ना मानना वेद प्रकाश विद्रोही जी की मर्जी। जादौन जी, कांग्रेस मांग कर रही थी, कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। अब क्या लग रहा है आपको, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या वो लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर, उनका मनोबल डाउन नहीं होगा, मोरल डाउन नहीं होगा कि पहले ही कांग्रेस आधे मन से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही कि हम तो जी बैलेट पेपर से चाहते थे, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, उसी ईवीएम से चुनाव होने जा रहे हैं जिस ईवीएम पर कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। आपको लग रहा है कि 100% जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उम्मीदवार, उतना कर पाएंगे? नहीं, देखिए, प्रदर्शन कैसा भी हो, लेकिन ये है कि ठीक है, लोकतंत्र में कांग्रेस को ये मांग करने का अधिकार था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम को लेकर उनको संदेह है। अब वो संदेह का आधार वो तरह तरह के तथ्य अपनी तरफ से बताते हैं, वो स्वीकार्य नहीं होते, चुनाव आयोग उनको स्वीकार नहीं करता है। अब ये जरूर है कि उत्तराखंड में अगर वहां के निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर पर चुनाव करा दिया तो एक उदाहरण स्थापित हो गया। अब उसको लेकर मांग की जाती रहेगी, आगे भी की जाएगी, हमेशा इसकी दलील दी जाएगी, और कहीं कोर्ट में मामला पहुंचता है तो वहां भी दलील पहुंच जाएगी। अब ये समस्या बाहर है कि हो सकता है कि हरियाणा निर्वाचन आयोग ने कुछ अपनी समस्याएं देखी हो, कुछ कारण समझे गए हो कि यहाँ कराना ठीक नहीं है, उनकी तैयारी में कोई कमी है। उनको बताना चाहिए कि अगर वो उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि मतपत्र से चुनाव कराए जाएंगे, तो उनको हरियाणा के निर्वाचन आयोग को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं कराए जा सकते और उन्होंने क्यों करा दिए। तो राज्यों का मामला है, दोनों अलग अलग है, लेकिन सवाल ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर ये एक उदाहरण पेश हो गया है तो उस उदाहरण के आधार पर कुछ फैसला विचार किया जाना चाहिए। और वे समझ लीजिए कि ईवीएम को लेकर एक वातावरण ही बना हुआ है पूरा, लगातार लोगों के दिमाग में भी पहुंच गया कि क्या देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेशक निष्पक्ष ही हो रहे होंगे, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया। कुछ ऐसे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं कि ये चुनाव कराए गए हैं बैलेट पेपर से भी, तब भी कांग्रेस की ये स्थिति रही या विपक्ष की ये स्थिति रही। तो ऐसे उदाहरण पेश करने के लिए कुछ फैसले किए जा सकते हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पर सबका विश्वास स्थापित हो, बहाल हो। तो अब ये चुनाव आयोग ने क्या कारण माने हैं, हरियाणा के चुनाव आयोग ने, इसको स्पष्ट करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह है कि कांग्रेस अब मांग कर रही थी तो उसके कार्यकर्ता भी उस भावना से जुड़े हुए हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही कि वो कितना जो है विश्वस्त होके
आश्वस्त होकर चुनाव लड़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। और ये जो है कि उत्साह की भी कमी रहेगी, फिर वो जो परिणाम आएगा उसकी स्वीकार्यता भी उस ढंग से नहीं हो पाएगी जिस ढंग से होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने माना है कि केवल संदेह के आधार पर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि ईवीएम पर संदेह कर रहा है विपक्ष या कांग्रेस की चूंकि ये मांगते हैं बहुत सारा, क्योंकि एक विस्तृत जवाब दिया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से। जादून साहब, मैं आज क्योंकि कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है चंडीगढ़ में, विद्रोही जी, लोकल इश्यूज को भी ऐड किया जाएगा, कांग्रेस के अपने मुद्दे भी रहेंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर शहरी चुनाव के लिए जनता के बीच जाएंगे आप लोग? आएंगे चौहान जी? देखिए, मैं एक बात कहकर आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग को आप चुनाव आयोग से ना जोड़े। हाँ, हरियाणा निर्वाचन आयोग, क्योंकि हम हरियाणा न्यूज से हम हरियाणा के मुद्दे ही उठाते हैं, बहुत बार हम हरियाणा को मेंशन नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी। क्योंकि हरियाणा निर्वाचन आयोग का जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति में किसी से कोई पूछा नहीं जाता, जो भी मुख्यमंत्री होता है। हमारी सरकार थी तो हमारी, भाजपा की थी तो भाजपा की, लोकदल की थी तो लोकदल का, किसी रिटायर्ड अधिकारी को या सर्विंग आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। और वहीं हरियाणा का अगर आप एक्ट पढ़ेंगे, पंचायती राज एक्ट और नगर निकाय एक्ट, हरियाणा चुनाव आयुक्त को तो अपनी तरफ से चुनाव करवाने का भी अधिकार नहीं है, उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार की अनुमति मिल जाती है तभी चुनाव होते हैं। उसी के कारण जो 33 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं वो 2 से 4 साल लेट हो रहे हैं, और पंचायतों के जो चुनाव हुए थे वो भी 2 साल लेट हुए हैं। तो आप हरियाणा निर्वाचन आयोग को मानकर चलिए, वो तो विशुद्ध रूप से सरकार का बंधवा मजदूर होता है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, जो नगर निकायों के चुनाव है वो विशुद्ध रूप से लोकल मुद्दे पर लड़े जाते हैं। उसमें न तो कोई स्टेट का एक मुद्दा रहता और न कोई व्यापक राष्ट्र का मुद्दा होता है। ये जो हम जो अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, वो जो 8 नगर निगम है जिसमें 2 तो चुनाव है, 6 नगर निगमों के हैं और नगर परिषदों के हैं 4, तो वो बाकायदा अलग अलग, जहां जहां नगर निगम अलग है, जहां जहां नगर परिषदें अलग हैं, उनके अलग अलग मैनिफेस्टो बनेंगे। अब जो गुड़गांव में समस्या है वो सोनीपत में नहीं होगी, जो सोनीपत में समस्या है वो करनाल में नहीं होगी, जो करनाल में समस्या है वो फरीदाबाद में नहीं होगी। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सामूहिक होंगी और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अलग अलग हैं। तो ये जो चुनाव हम लड़ेंगे वो विशुद्ध रूप से लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जहां तक मनोबल का सवाल है, देखिए, चाहे सरकार ईवीएम पे चुनाव करवाती चाहे बैलेट पेपर पे चुनाव करवाती, मनोबल में कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितनी मजबूती से हम बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ते उतनी ही मजबूती से ईवीएम पर लड़ेंगे। वो हमारी एक मांग है जो हम मांग करते रहेंगे और उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो सूचनाएं हम भाई कह रहे हैं ना सूचनाओं की, अब चुनाव महाराष्ट्र में 5 बजे खत्म हो गया, यही तो हाई कोर्ट ने पूछा है कि 5 बजे बाद 70 लाख वोट कैसे पड़ गए, और वोट पड़ गए तो आप उनका डाटा कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? यही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आपको याद होगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो प्राचार्य जी ने रिट की थी, उन्होंने डाटा ही तो मांगा था। जो ही उन्होंने डाटा मांगा, केंद्र सरकार ने नियमों में ही परिवर्तन कर दिया। अगर मान लो ये सत्य और सूचे है, तो डाटा मांगने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन्हें नियमों में परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी कि डाटा ना देना पड़े? वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, मैं समझता हूं अब की बार आखिरी ये होगा, जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट जो देगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि भाई कितना डाटा हमको राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए, कब तक मिलना चाहिए, पारदर्शिता कितनी हो। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब तक ये नहीं होना चाहिए कि मैं निष्पक्ष और स्वतंत्र है, पर चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। केवल पारदर्शिता कहने से काम नहीं चलेगा, पारदर्शिता होनी भी नहीं। चाहिए। जो राज्य चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो कहा है, विद्रोही जी, आप लोगों के पास तो डिटेल्ड आंसर होगा कि आप लोगों ने जो याचिकाएं लगाई है अदालत में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर,
उन लगभग सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के पक्ष में है, तो संदेह के आधार पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाना, इस बात को नहीं मान रहे। दूसरा, क्योंकि ये तकनीक है ईवीएम, जिससे वोट काउंटिंग में, वोटिंग में भी आसानी रहती है, सरल रहती है, पूरी प्रक्रिया तेजी रहती है, तो ये बातें तमाम कही गई, तो ये क्या जेन्युइन नहीं लगती है क्या? क्या नहीं लगता इससे पारदर्शी है निर्वाचन आयोग? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने तो पहली बार रिट की है। अगर कांग्रेस की कोई एक भी रिट ईवीएम को लेकर हो तो आप हमें बता दें, अब किस दल ने किया, मित्र दल ने किया, ये आरोप तो हम भी लगाते हैं, इनमें सारा मीडिया बीजेपी के कहने से चलता है। इन बातों में क्या रखा है? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने कभी ईवीएम को लेकर कोई रिट की है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। आप यूं ही कहते हैं, कुछ नहीं रखा। अब पहली बार हम रिट में गए हैं, देखते हैं क्या फैसला देगा। दूसरी बात, ये ईवीएम के प्रति भी फैसले जो हरियाणा निर्वाचन आयोग कह रहा है, ये तो ऑलरेडी है, जो भी है। फिर उत्तराखंड में क्यों करवा दिया? उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार थी। इसका मतलब क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो करवाए, चाहे तो ना करवाए। अब मैंने ये तो नहीं कहा है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार नहीं है, ये तो मैंने नहीं कहा। हाँ। है अधिकार उसके पास, तो उसने हमारी मांग खारिज कर दी, ये उसका अधिकार है। पर मांग करना बैलेट पर, ये हमारा अधिकार है। भाजपा ने भी मांग की थी, 2011 में रिट की थी, 2014 में सत्ता में आ गए, उसके बाद ये चुप हो गए। और जो वीवीपैट की जो रिट थी, वो भी भाजपा की तरफ से हुई थी, उसी रिट से आया था, उसी जो रिट चल रही थी ना, उसी से फैसला आया था। अब यही रिट करने वाले लोग जब वीवीपैट की गिनतियों की बात आई तो इनकार कर दिए। इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे रानिया के उम्मीदवार ने 4.5 लाख रुपए भरे कि भाई वीवीपैट की गिनती हो, और चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि हाँ वीवीपैट की गिनती हो। रिटर्निंग अफसर ने क्या कहा कि भाई हम तो वीवीपैट की गिनती नहीं करेंगे, डम्मी करेंगे, हम डम्मी करवा लो। तो डम्मी कर खुद ये अपने ही निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। चुनाव आयोग ने रानिया के संदर्भ में 4.5 लाख रुपए लेकर 9 बूथों के संदर्भ में जो निर्देश दिया, उसकी अवहेलना खुद चुनाव आयोग कर रहा है। उसको लेकर भी हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट देखते हैं क्या फैसला करेगा। तो क्या इन पर संदेह नहीं होता? अगर ये 5 साहब थे तो कह देते कि आपने 4.5 लाख रुपए भरे, 9 बूथों के टाइम दे दिए थे, करवा लेते गिनती। तब ये वीवीपैट की गिनतियों से क्यों भागते हैं? और जिस वीवीपैट को 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर लाए हो आप, तो क्या केवल उसको 100 पीस के लिए लाए हो या गिनती करवाने के लिए लाए हो? ये सवाल तो उठेगा ना। और ये वीवीपैट की प्रक्रिया मोदी राज के आने के बाद ही लागू हुई है, 17 के अंदर ये। ठीक है विद्रोही जी, आप कह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो करवा सकता है, बिल्कुल शक्तियों में शामिल है। ये नहीं कहा कि हम नहीं करवा सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कारण बताया निर्वाचन आयोग ने। मैं चौहान साहब, ये डिबेट में चूंकि किसी भी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता होते हैं, डेली बातें उठाई जाती हैं, तो ये जो टाइमिंग इतनी रखी गई है वोटिंग और वोट काउंटिंग के बीच, ये पूरी तरह से डाउटफुल है। दोनों ही पार्टियां इस पर डाउट कर रही हैं कि नीयत ठीक नहीं है निर्वाचन आयोग की। और जब निर्वाचन आयोग कहते हैं विपक्षी, तो मानकर चलिए कि बीजेपी वो कह रहे हैं। दूसरा, रिजर्वेशन कम किया गया है अनुसूचित जाति के लिए, इसको लेकर भी सरकार की नीयत पर, निर्वाचन आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष को मैं सिर्फ ये कहूंगा आपके माध्यम से, निर्वाचन आयोग या हरियाणा का जो निर्वाचन का तंत्र है, वे देश और प्रदेश के संविधान के अंतर्गत बने हुए नियम कायदे के तहत ही काम करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के इदारे नहीं हैं, वे संविधान सम्मत संस्थान हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से निर्देश नहीं लेते, उन्हें स्वायत्त रूप से अपने निर्णय लेने का अधिकार है, वे लेते हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि जो निर्णय कांग्रेस को हजम नहीं होते, जो निर्णय विपक्ष के अन्य दलों को हजम नहीं होते, उनको ये पार्टीजान कह करके, भाजपा के दबाव में लिए हुए निर्णय कह करके राजनीतिक शोर शराबा करते हैं। भारत की चुनाव प्रक्रिया, उसकी निष्पक्षता, सारी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। और हमारी चाहे ईवीएम के साथ चुनाव करने की बात हो, इतने बड़े देश में एक साथ
मतों की गणना की बात हो और स्मूथ तरीके से इतने बड़े चुनाव के महापर्व की गिनती करने की बात हो, सारी दुनिया उसकी सराहना करती है। भारत में भी हल्ला कहां कहां होता है बिल्कुल साफ है। हिमाचल के परिणाम पर हल्ला नहीं होता, झारखंड के चुनाव परिणाम पर हल्ला नहीं होता, कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर हल्ला नहीं होता। ईवीएम का चरित्र हनन वो जम्मू कश्मीर के मामले में नहीं होता। केवल और केवल सुविधाजनक तरीके से अपनी सुविधा देख करके जहां जहां इनको मतदाता असुविधा पैदा कर देता है, इनकी करतूतों के कारण इनके खिलाफ वोट देता है, वहां वेद प्रकाश विद्रोही जी या दूसरे हमारे जो विरोधी दल हैं वे इन सारी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं इसमें एक बात कहता हूं, इनका सवाल करने का अधिकार है, ये सवाल करते हैं, लेकिन देश देख रहा है और अदालतें भी देख रही हैं। निर्वाचन आयोग ने लगातार तो ज्योति जी इनके सवालों के उत्तर दिए हैं। कोई ऐसा अवसर नहीं है जब इनके द्वारा उठाए गए सवालों से आयोग भागा हो। बिल्कुल, मैं आयोग का प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु मुझे यह लगता है कि आयोग ने कभी पीठ नहीं दिखाई कांग्रेस को, सामने आकर के इनको उत्तर दिया है। इनके हर प्रश्न के तथ्यों के आधार पर, डेटा के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जवाब दिए गए हैं। फिर से दोहराऊंगा, निर्वाचन की प्रक्रिया पर रुदाली करने के बजाय आइए जोर लगाकर चुनाव लड़ते हैं। वेद प्रकाश जी, भूल जाओ पीछे वाला जो हार लिए, अब फिर अवसर है आपके पास परफॉर्म करने का। आ जाओ जनता के बीच में, लोगों का दिल जीतो। ईवीएम ने तो वही करना है जो उसको फीड किया गया सॉफ्टवेयर, निरपेक्ष सॉफ्टवेयर है। वो भाजपा और कांग्रेस में अंतर करना नहीं जानती, वो भाजपा और इनेलो में अंतर करना नहीं जानती। मतदाता अगर पंजे पर बटन दबाएगा तो वोट कांग्रेस को जाएगा, मतदाता अगर कमल का बटन दबाएगा तो गारंटी है भाई वो कमल को वोट मिलेगी। इसलिए मन मतदाता का बदलना पड़ेगा आपको, अगर आप कभी सत्ता में आना चाहते हैं, कोई चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, ईवीएम को कोस कर रुदाली करके वोटर्स में भी एक डाउट रहता है जब भी कहा जाए कि इसमें गड़बड़ी है, जीतेगी बीजेपी, जब भी कहा जाएगा तो वोटर्स भी एक डाउट में ही रहेंगे कि जीतना तो बीजेपी को ही है, फिर क्यों ना किसी और को देने के बजाय बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो एक कंफ्यूजन लोगों में रहती है। समय बहुत कम है, मुझे सिर्फ एक बहुत जल्दी, जस्ट वन सेंटेंस। मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र जी के मुंह से भी निकल गया, देश की बहुसंख्य मतदाता, मैं सबका नहीं कहता, उसमें सब में तो वेद प्रकाश जी भी हैं, देश के बहुसंख्य मतदाताओं के मनों में देश की चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर कोई सवाल नहीं है, और जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। अब जो उत्तर लेने के लिए सवाल उठा रहे हैं उनको तो उत्तर मिल रहा है। जिसने केवल सवाल खड़ा करना और हल्ला करना है उसका समाधान किसी के पास नहीं है। सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाया नहीं जा सकता। उसके सामने ईवीएम को चरित्रवान सुशील साबित नहीं किया जा सकता। ओंकार जी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का आदेश पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। विद्रोही जी सुनिए ना, अभी सुनिए, ओंकार जी को टाइम अभी तक कम मिल पाया। ओंकार जी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ऐसा है ना वेद जी, तो कोर्ट इलाज कर देगा, कोर्ट इलाज कर देगा, इलाज कर दिया कोर्ट ने। एटलीस्ट हैव फेथ इन कोर्ट्स। विद्रोही जी, आप दोनों रुकिए अभी, ओंकार जी को सुनते हैं, रुकिए। लेकिन मुझे म्यूट करवाना होगा दोनों को, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ओंकार जी, आप लोग, क्योंकि शहरी चुनाव है, आपकी पार्टी एक वक्त पर ग्रामीण इलाकों में मजबूत मानी जाती थी, काफी टाइम से आप लोगों का अभी कोई कमबैक नहीं हो पाया है, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होने इनकी इंपोर्टेंस भी कम नहीं है। कोई उम्मीद है आप लोगों को बेहतर कर पाएंगे? ज्योति जी बिल्कुल, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी सत्ता में, पहले ये भी विपक्ष में, तब ये भी ऐसी ही रुदाली करते थे, याद करते, और ये कुछ नहीं पता जनता कब भी विपक्ष में दिखा दे कि जनता का मूड।
मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मैंने पूछी, क्या बीजेपी को बैलेट पेपर पर कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो चुनाव आयोग जब बीजेपी भी चाह रही है, कांग्रेस भी चाह रही है, बाकी भी चाह रहे हैं, बैलेट पेपर पर क्यों नहीं करवाना चाहता? साफ बताया है। अब देखिए, अब इनको बीच में ना बोलिए, बोलिए डोन कर दीजिए। बट इन्होंने बताया है और मैंने उसको रिपीट भी किया। बताया है, मैंने रिपीट भी किया जो इन्होंने बताया। ज्योति जी, अब मेरी बारी है। हाँ, आपकी बारी, आप बोले। देखिए, इन्होंने बोला कि बैलेट पेपर जब कैप्चर हो जाते थे, देखिए फिर बीच में बोल रहे, देखो मेरे को बात पूरी करने दो, मेरा संदेश है। इन्होंने बोला, बोलने दीजिए इनको, सुनिए। इन्होंने बोला कि पहले बैलेट होते थे, बूथ कैप्चर हो जाते थे, जोड़ में बूथ घेर दिए जाते थे, घेर दिए जाते थे, तो मशीन भी कैप्चर हो सकती, मशीन को भी जोड़ में फेंका जा सकता है। आज जनता जागरूक हो चुकी है, आप एक कैप्चरिंग वाली बात ना ही करो तो ठीक। और दूसरी बात, इन्होंने खुद बोला कि मशीन में जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा उसी के अनुरूप कार्य करेगी। अब सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, किसका कंट्रोल है सॉफ्टवेयर के ऊपर? कांग्रेस का तो नहीं है, इनेलो का तो नहीं है। कैसे झूठे और फ्रॉड लोग हैं। सोच के लोगों, ईवीएम का सॉफ्टवेयर भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इनकी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इनको सुन लीजिए। इनको लग रहा है ईवीएम, इनको लग रहा है ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को फेंका जा सकता है, इनका पक्ष है ना, इनको रखने दीजिए आप। ज्योति जी, मेरी वॉल्यूम डाउन की। ये कौन सी दलील है भाई? ये वॉल्यूम डाउन की। ठीक है, चांद जी अगर बोल रहे हैं आप तो इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। चांद साहब, आप इनके समय में मत बोलिए, इनको ईवीएम पर पूरा डाउट नहीं, अपनी बात बार बार कह रहे हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का स्टैंड है ये कि भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्टवेयर होता है क्या ईवीएम में? देखिए, फिर ज्योति जी मैं तो अपनी बात कैसे रखूंगा अगर ये बीच में? चलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो क्या बीजेपी का सॉफ्टवेयर है क्या? समय कम है, ठीक है, तो कही ओंकार जी आप कहिए। देखिए, सॉफ्टवेयर कौन डलवा रहा है? सरकार किसकी है? इस वक्त कंट्रोल किसका है? कंट्रोल बीजेपी का है। मैं मानता हूं मशीन में जो भिजवाएंगे अगली बार सारी भिजवाएंगे। चांद साहब, आप बीच में मत बोले, इनकी ऑडियो डाउन करें। चांद साहब, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको बोलने दीजिए आप। तो आप थोड़ा सा इनेलो के प्रदर्शन को लेकर भी बात कर लीजिए। आप ये कह रहे हैं आप क्लीन चिट नहीं देते ईवीएम को, आपने पिछले उत्तर में भी ये कह दिया था। आप पूरा नियत पर डाउट कर रहे हैं, बीजेपी की नियत पर आपको डाउट है, निर्वाचन आयोग पर भी आपको डाउट है। लेकिन मैं पूछ रही थी कि आप लोग क्या कमबैक, क्योंकि शहरी चुनाव है, क्या थोड़ा बेटर कर पाएंगे पिछले जो चुनाव अब तक रहे हैं? उसमें भी आऊंगा, लेकिन मेरे को अपनी करारी दे लेता हूं। मेरे को क्यों डाउट है? ईवीएम एक मैन मेड मशीन है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करती है। आप देखिए, रेंजर 3 चंद्रयान पर गया हुआ है, और वहां से हम यहाँ पे बटन दबाते हैं, वहां से उसका पंजा मिट्टी का सैंपल ले लेता है। ये सॉफ्टवेयर ही तो है। ये सॉफ्टवेयर मशीन में कौन डाल रहा है? इंजीनियर। आज कंट्रोल किसका है? बीजेपी का। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में चुनाव बैलेट पर हो सकते हैं। और तो आपकी पार्टी ने या अभय चौटाला ने क्यों नहीं मुलाकात की बैलेट पेपर के लिए? कांग्रेस वाले गए, आप लोग भी चले जाते। वो पहले कह चुके हैं कि अगर बैलेट पेपर, वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उनका एक बयान जरूर आया था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं कि हम चुनाव पर या परिणाम पर यकीन नहीं करते, ऐसा उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ज्योति जी, आज चर्चा ये हो रही है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, पार्टी तो मैं ये कह रही हूँ, जब कांग्रेस ही आवाज उठा रही थी तो आप केवल टीवी डिबेट में क्यों कह रहे हैं? आप लोग भी साथ में चले जाते, आपका डेलीगेशन भी ये मांग कर लेता। हम पहले भी कहते हैं, अगर बैलेट पे हो जाए तो अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी को अगर कोई समस्या नहीं है, हमारे को कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, फिर चुनाव आयोग कौन होता है? चुनाव आयोग की ड्यूटी है। और ये 2-2, 3-3 साल लेट हो रहे। मैं तो कह रहा हूँ, बालाघाट के चुनाव 7 साल बाद हो रहे हैं। 2018 में ड्यू थे, 2025 आ गया, एक टर्म पूरी निकल चुकी है। हाँ, आपने पूछा कि आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। देखिए, हमारा फर्ज है पूरी शिद्दत के साथ चुनाव को लड़ना, प्रत्येक शहरी मतदाता के पास जाना। मैं खुद शहर में रहता हूँ, हमने खुद इलेक्शन में टेस्ट किया है, वोट के लिए हमारे को। ठीक है, जीत नहीं पाए, हार गए, ये तो जनता का निर्णय है। लेकिन आज अगर मशीन को, ईवीएम को शक के दायरे में रखा जाता है, तो वो शक दूर कैसे होगा? वो शक दूर तो तभी होगा। समय हालांकि नहीं है। जादू जी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ मैं चर्चा का। चौन समय नहीं अभी। जादू जी आप बोले। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें राजनीतिक दलों की बैठक भी बुलाता है चुनाव आयोग। तो उस हिसाब से जो भी
राजनीतिक दलों की जो भी इच्छाएं होती हैं या जो भी उसमें करेक्शन चाहते हैं वो प्रक्रिया में, उसके अनुसार जो है चुनाव आयोग को फैसला करना चाहिए। अब ठीक है कि ये बैलेट का फैसला नहीं हो पाया और उत्तराखंड में हो गया, एक उदाहरण भी बन गया है, तो उन्होंने कारण भी बता दिया, संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो अब ये है कि उत्तराखंड में आखिर में क्या फैसला क्यों किया गया, क्या वो संदेह के आधार पर किया गया था या और कोई दूसरे कारण थे, तो इसमें जो है थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो है देश प्रदेश में वातावरण ऐसा बना रहे कि चुनाव प्रक्रिया ठीक चले। जी चौहान जी, बिल्कुल टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, सिंगल सेंटेंस में अपनी बात कहिए। केवल एक वाक्य प्रतिपक्षी दल अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और बजाय अपने हार के कारणों का विश्लेषण करने के वो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को प्रतिगामी करना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन के युग में ये बैलेट पर लौटना चाहते हैं, कल को ये पाषाण युग में देश को प्रदेश को ले जाने की वकालत करेंगे। हम मान लेंगे क्या इनकी बात को? चलिए, शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया विद्रोही जी आपका भी, आज आप पूरी डिबेट में बने रहे, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल हुए। तो शहरी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।